हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। छात्रों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि मृदा संसाधन, आप जान लें कि यह क्लास भी बीएससी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 10 के लिए आपके सामने लाया जा रहा है। इस क्लास में हम लोग जो मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं वो है मृदा संसाधन, क्योंकि इससे पहले के क्लास में मैंने आपसे बताया था कि जब हम भूमि संसाधन का परिचय दे रहे थे तो भूमि संसाधन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया था हमारे सामने, मृदा संसाधन के रूप में। तो आज हम लोग मृदा संसाधन के बारे में जानना चाहेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग भूमि संसाधन को भी देख लेते हैं कि भूमि संसाधन, जैसा कि आप संसाधनों का वर्गीकरण में देखे थे कि संसाधन जो होता है, संसाधन दो तरीके से डिवाइड किया गया था, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में हम लोग जा रहे हैं। इसमें पहला खंड था हमारा भूमि संसाधन, और भारत के भूमि का हमने विस्तार से चर्चा कर दिया था इससे पिछले के वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। यहां हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे मृदा संसाधन के बारे में। तो मृदा संसाधन में जो हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मृदा की परिभाषा, फिर हम लोग जानेंगे मृदा का निर्माण, अर्थात मृदा के निर्माण में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक और घटक सहयोग करते हैं, तो ये हम लोग जानेंगे मृदा का निर्माण कारक या घटक। अगले पॉइंट पर फिर हम लोग चलेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि मृदा कैसे बनती है। तो मृदा संरचना, इसका संगठन और इसकी परिच्छेदिका। फिर हम लोग मृदा के गुण के बारे में भी जानेंगे, यहाँ अम्लीय और क्षारीय गुण के बारे में हम लोग इसका विशेष रूप से ध्यान देंगे, और मृदा के प्रकार, मृदा को कितने रूपों में कैसे कैसे बांटा गया है, यहाँ हम लोग इसको भी जानने का प्रयास करेंगे, जो मृदा के प्रकार या मृदा का वर्गीकरण होगा। और आखिर में हम लोग भारतीय मिट्टियां, हम लोग भारत से जुड़े हुए लोग हैं, तो भारत में किस किस प्रकार की मिट्टियां हैं, कैसे वर्गीकरण किया गया है, उन सारे चीजों को जानेंगे। और इसके साथ ही हमारे सिलेबस से जुड़े हुए कुछ जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं अति लघुतरीय प्रश्न में या लघुतरीय के रूप में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मृदा अपरदन, जलाक्रांतता या मृदा संरक्षण। तो इस तरह के प्रश्न भी जो हमें मदद करेंगे परीक्षा के लिए, हम उसका भी चर्चा करेंगे आखिर में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये मृदा क्या होता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुआ है। मृदा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जो सोलम सॉइल के रूप में परिवर्तित हो गया और इस मृदा का अंग्रेजी पर्याय क्या बन गया? सॉइल बन गया। तो आप जान गए कि मृदा शब्द किससे आया? लैटिन भाषा के शब्द सोलम से आया, जो सॉइल बन जाता है, और हम लोग मृदा का अंग्रेजी जानते हैं सॉइल के रूप में। वैसे मृदा को बहुत सारे जगह पर पेड़ भी कहा जाता है, तो इसलिए मृदा का जो अध्ययन कहलाता है, मृदा का अध्ययन या मृदा का जो विज्ञान कहलाता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। बहुत सारी जगह पर मृदा को पेड भी कहा जाता है, इसलिए इसको हम आगे चर्चा करेंगे कि पेड कैसे कहा जाता है, जो संबंधित है मृदा के बनने में। जो मृदा की उत्पत्ति होती है तो वो किसी न किसी चट्टान से होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बेड रॉक कहा जाता है या पैरेंट रॉक्स कहा जाता है, उससे यहां ये शब्द आया है और इसलिए इसको पेडोलॉजी कहा जाता है। तो मृदा की जो परिभाषा होगी, यहां हम जान गए कि मृदा के शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है, मृदा शब्द का जो निर्माण हुआ है वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुआ है, जिसका अर्थ बाद में तब्दील हो जाता है सॉइल के रूप में। तो मृदा का अंग्रेजी क्या होता है? सॉइल। और मृदा का अध्ययन या मृदा विज्ञान क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। अब हम मृदा की परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। तो मृदा क्या है? हम लोग कहां रह रहे हैं? हम लोग पृथ्वी के सतह पर रह रहे हैं। यहां थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं,
इसकी संरचना जो हुई है वो दो तरीके से हुई है। एक, पृथ्वी की संरचना जो हुई है, पृथ्वी की संरचना दो तरीके से हुई है, एक आंतरिक संरचना और एक बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना में क्या देखा गया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 लेयर में बटा हुआ है। पूरे पृथ्वी, जहां हमारा पृथ्वी का सतह है, यहां से इसके लगभग 6371 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया है, जिसके 3 सतह बनाए गए हैं, जिसे क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में जाना जाता है। क्रस्ट जो है वो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की सबसे ऊपरी परत होती है, इसे कहा जाता है क्रस्ट। ये यदि पृथ्वी का ऊपरी सतह है, ये क्रस्ट, जिसे भूपर्पटी के रूप में जाना जाता है। तो ये है क्रस्ट। मृदा की परिभाषा में आइए देखते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह, किसकी ऊपरी सतह? जो हमने अभी चर्चा किया, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह अर्थात क्रस्ट, जिस पर मोटे, मध्यम और महीन कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कण मौजूद रहते हैं, मृदा कहलाता है। ये मृदा क्या है? तो मृदा जो है वो हमारे पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, जैसा कि हमने बताया कि मृदा की जो पृथ्वी की संरचना हुई है वो 3 लेयर में हुई है। उसकी आंतरिक संरचना है क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है, इसी पर किसका निर्माण हुआ है? मृदा का निर्माण हुआ है। और इस मृदा में क्या क्या चीज मिले हुए हैं? तो मोटे से लेकर मध्यम और महीन कार्बनिक तथा अकार्बनिक कण जो है वो मिश्रित अवस्था में मौजूद रहते हैं। इसको क्या कहलाया? यह मृदा कहलाता है, जिसे हम लोग अपने लोकल या स्थानीय भाषा में इसे मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी क्या करती है? तो यह मिट्टी हमें विभिन्न, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और कृषि, खासतौर से कृषि के लिए ये हमें बेहतर सुअवसर प्रदान करती है। हम इस पर कृषि का कार्य करते हैं। तो कृषि कहाँ किया जाता है? यह इसी मृदा पर, मिट्टी पर किया जाता है। और यह मिट्टी जो है ये किसका एक भाग है? भूमि संसाधन का ये सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है भूमि का मृदा। तो हम लोग अभी देख लिए मृदा की परिभाषा कि मृदा की परिभाषा, मृदा क्या है? जो हम जहां भी रह रहे हैं भूपर्पटी पर, अर्थात पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे भूपर्पटी कहा गया है, भूपर्पटी पर बहुत सारे छोटे बड़े महीन कण, बालू के छोटे छोटे टुकड़े, ये सारे मिश्रित अवस्था में मिले हुए हैं। इसमें बहुत से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का भी योगदान है, जो कृषि और विभिन्न प्रकार के पादप जगत की चीजों को पलने, बढ़ने और उसे आगे बढ़ने का मौका देती है, उसे सुअवसर प्रदान करती है। ये क्या कहलाता है? ये मृदा कहलाता है। अब इस मृदा का जो निर्माण होता है, इस मृदा के निर्माण में कौन कौन से चीज सहायक हैं? तो आइए हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि मृदा का निर्माण जो हुआ है, इसके कारक या घटक क्या है। तो मृदा के निर्माण में कहा जाता है कि मृदा का जो निर्माण हुआ है, 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। तो मृदा का निर्माण जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो काफी दिनों के बाद संपन्न होती है। तो आइए इस क्रिया में हम लोग देखते हैं कि मृदा का निर्माण जो होता है वो किन किन घटकों से, किन किन कारकों से होता है। तो मृदा के निर्माण में आप जैसा कि यहाँ पूर्व से लिखा हुआ देख रहे हैं कि मृदा का निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चट्टानों की उपस्थिति। ये सबसे ऊपरी पायदान पर इसलिए आ गया कि किसी भी मृदा का निर्माण जो हुआ है वो किसी न किसी चट्टानों से हुआ है, इसलिए इन चट्टानों को पेरेंट रॉक्स भी कहा जाता है। इसी से किसी न किसी मृदा की उत्पत्ति हुई है। फिर इसके बाद आ जाता है पेड़ पौधों के अवशेष। पेड़ पौधों जो है वो सड़ गल कर जो है उस महीन कणों में मिल जाते हैं, तो ये पेड़ पौधों के अवशेष। फिर जलवायु, जलवायु में आप जान सकते हैं कि जलवायु में तापमान और वर्षा का मुख्य योगदान होता है, जलवायु। फिर लंबा समय अंतराल, क्योंकि मृदा का निर्माण जो है वो कोई कम समय में नहीं हो पाता, इसलिए इसमें लंबे समय अंतराल की जरूरत होती है। इसके बाद इसमें आ जाता है खनिजों के कण। खनिजों के कण महत्वपूर्ण है, ये जितने अधिक मात्रा में जहां उपस्थित रहेंगे वो उसकी गुणवत्ता को उतना बढ़ाएगा। तो ये खनिजों के कण। फिर
जैव पदार्थों के अवशेष। जैव पदार्थों का यह मतलब हो गया कि इसमें बहुत सारे ऐसे जीव जंतु भी कार्य करते हैं। मृदा के निर्माण में बहुत सारे जीव जंतुओं का भी योगदान होता है जो मृदा के निर्माण में सहायता करते हैं। इसमें जब ये तो वो सक्रिय रूप में कार्य करते हैं और कुछ उनके अवशेष भी जो सरगल कर जो है आसपास की मृदा में मिल जाते हैं, जो ह्यूमसिफिकेशन को बढ़ावा देता है। तो ऐसे भी चीज है जो जैव पदार्थों के अवशेष में शामिल हो गया। फिर धरातल की आकृति। धरातल की आकृति मतलब जो हमारा पृथ्वी का सतह है उसकी आकृति कैसी है, ये भी हमारे मृदा के निर्माण में बहुत सहायक होता है। यहां पर एक बात ये जान लेना जरूरी है कि ये जो हमने सूची देखी मृदा के निर्माण में, इन मृदा के निर्माण को दो महत्वपूर्ण भागों में बांट दिया। एक को कहा दिया एक्टिव अर्थात सक्रिय कारक और एक को कहा दिया निष्क्रिय कारक। तो ये एक्टिव कारक जो है ये इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें जलवायु को एक्टिव कारक के रूप में घोषित कर दिया गया है और जैव पदार्थ ये भी कैसे कारक हैं? ये भी एक्टिव कारक हैं। जलवायु एक्टिव कारक में आ गया और जैव पदार्थों के अवशेष ये भी एक्टिव कारक में आ गया। तो यानी कि मतलब ये बहुत ज्यादा सक्रिय होता है मृदा के निर्माण में। तो ये हमारे मृदा के निर्माण से संबंधित घटक थे। इसी मृदा के निर्माण में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक विद्वान हुए, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए रूस के, जिनका नाम था दोकुचेव। उनका नाम था दोकुचेव। दोकुचेव महोदय ने भी मृदा के निर्माण से संबंधित घटकों को अपने हिसाब से वर्गीकृत किया है। इनके हिसाब से मृदा के निर्माण में 5 कारक जो है वो सहायता करते हैं। किसी जगह जो मृदा का निर्माण होता है उसमें कौन कौन से अवयव साथ देते हैं? तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पूर्ववर्ती चट्टानें तथा खनिज की उपस्थिति। उसके बाद नंबर 2 पर आ जाता है पेड़ पौधों एवं जीवाणु के अवशेष। पेड़ पौधों एवं जीवाणु के अवशेष। नंबर 3 पर आ जाता है स्थानीय जलवायु। नंबर 3 पर क्या आ गया? स्थानीय जलवायु। चौथे नंबर पर आ गया समय अंतराल और 5वें नंबर पर आ गया धरातल की प्रकृति। धरातल की प्रकृति या धरातल की आकृति। तो ये किन के अनुसार हो गया? दोकुचेव महोदय ने भी मृदा के निर्माण में जो अवयव या जो कंपोनेंट्स घटक सहायता करते हैं वो यहाँ पर कार्य करता है। पूर्ववर्ती चट्टानें, पेड़ पौधों एवं जीवाणु के अवशेष, स्थानीय जलवायु, समय का अंतराल और धरातल की प्रकृति। तो यहां हम मृदा की परिभाषा और मृदा का निर्माण देख लेते हैं। थोड़ा सा हम ब्लैक बोर्ड को साफ करने का प्रयास करते हैं। मृदा की परिभाषा, मृदा का निर्माण के बाद अब हम लोग आते हैं मृदा संरचना। ये मृदा संरचना, संगठन और परिच्छेदिका क्या होता है? इसमें बहुत हद तक सिमिलरिटी है, समानता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मृदा संरचना क्या होता है। आइए यहां देख रहे हैं हम कि किसी स्थान के मृदा को गहराई तक काट कर देखने पर उसमें अनेक परतें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है जो क्षैतिज रूप में अवस्थित होती है। इसे मृदा संरचना कहा जाता है। हम लोग अपने अपने लोकेलिटी में रह रहे हैं। मृदा संरचना से यहां हमारा अभिप्राय यह है कि जब हम किसी स्थान पर, मान लेते हैं हम इस जगह है और गहराई तक हम इतने जगह के मिट्टी को काट कर बाहर निकाल लें, तो यहां पर इस मिट्टी में हमें स्पष्ट रूप से कई परतें दिखाई पड़ेगी। ये परतें जो है वो विशेष गुण को धारण किए हुए है जिसे हम मृदा संरचना कहते हैं। मृदा संरचना को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं कि मृदा संरचना को वैसे ए, बी, सी और डी, ये 4 लेयर इसके मुख्य 4
सतह है जिसे संस्तर कहा जाता है। इसमें बाद में और भी इसके सूक्ष्म अध्ययन करने पर एक और ओ संस्तर भी इसमें जुट गया, जो आगे के क्लास में हमको देखना होगा। तो यहां हम लोग ओ, ए, बी, सी और डी संस्तर की चर्चा करते हैं। ए को ओ परत, बी को ब परत, सी को सौ परत और डी जो है ये मूल पैतृक चट्टानें हैं। ये है हमारी मृदा की संरचना। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए कि हम लोग ये मान लेते हैं हमारा पृथ्वी का सतह है। पेड़ पौधे जो उगते हैं वो कहां पर उगते हैं? पृथ्वी के धरातल पर, जिसे हमने क्रस्ट भी कहा था। क्योंकि हमने पृथ्वी की जो संरचनाएं बताई कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 सतह में है। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल और सबसे नीचे कोर। इसको दूसरे भाषा में समझिएगा तो सियाल, सीमा और नीफे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तत्व की प्रधानता है। क्रस्ट जिसमें सियाल, सिलिका एल्यूमिनियम, इसमें सिलिका मैग्नीशियम, इसमें निकेल और फेरस। तो ये हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जिसमें सबसे ऊपर में कौन है? क्रस्ट। ये सारे कार्य कहां पर हो रहे हैं? ये इसी क्रस्ट पर। तो हम किसी भी जगह के मृदा को अगर गहराई तक का मतलब क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टली मतलब कि हम बहुत गहराई तक 1 मीटर 2 मीटर या जितना हमारा संभव है हम उसको खोद करके निकालें, एक बड़ा सा टुकड़ा, वो टूटे नहीं। तो जितनी गहराई तक का टुकड़ा हमारे सामने आएगा वो उसका क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर काट या हॉरिजॉन्टल। तो उसमें हमें विभिन्न प्रकार के संस्तर, ये इस प्रकार के संस्तर दिखाई देंगे। सबसे ऊपर में ओ संस्तर दिखाई देगा। ओ संस्तर का मतलब हो गया कि यहां सबसे ज्यादा मात्रा में जो पेड़ पौधे हैं इसके पत्ते, इसकी डालियां, इसकी शाखाएं टूटकर अपने अगल बगल में गिर गया। और जब ये अपने अगल बगल में गिरा तो ये क्या बनाएगा? अगल बगल में जब गिरा तो ये काफी दिनों के बाद अपघटित होकर के, विखंडित होकर के, अर्थात सर गल करके ये यहां क्या करेगा? यहां ह्यूमस बनाएगा। यहां पर एक शब्द आ गया ह्यूमस, जिसको क्या कहा जाता है? जीवांश। ये जिस भी मिट्टी में इसकी प्रधानता, इसकी प्रचुरता अधिक रहती है वह मिट्टी उतना ही उपजाऊ होता है। तो ये कहां आ गया? ये ओ लेयर में। इसके बाद आइए देखते हैं, अब इसको समझने के लिए हम कहां से चलते हैं? सबसे अंतिम जो हमारा संस्तर है यहां से चलते हैं, मूल चट्टानें। कहीं की जो मृदा का संरचना बनेगा, कहीं की जो मृदा बनेगी वो कहां से बनेगी? इसको जरा ध्यान से समझना है। यहां हम मूल चट्टानों से इसको देखेंगे। मूल चट्टानें जिसे क्या कहा गया? बेड रॉक कहा गया या पेरेंट रॉक कहा गया। ये क्या हुआ? ये अभी अपघटित या अपक्षयित नहीं हुआ है। ये क्या होता है? काफी दिनों के बाद, काफी लंबी प्रक्रिया जो हमने घटक देखा, उसके बाद ये क्या होता है? इसमें जब इसमें अपक्षय या अपर्दन होता है तो ये टूटता फूटता है। तो टूटने फूटने के बाद ये देखिए किस तरह पहुंच जाता है? ये यहां इस परत में पहुंच जाता है, इसकी आकृति ये हो जाती है। और इसमें धरातल के ऊपर से क्या होता है? जब निक्षालित होकर के बहुत सारे खनिज लवण या बहुत हमारे जल की मात्रा नीचे तक पहुंचती है तो ये इसमें घुलती मिलती है। तो अब ये बी परत का अर्थात ब परत का निर्माण करता है। और ब परत बनने के बाद इसमें जब और सरे गले चीज मिलते हैं तो ये अ परत बनता है। तो ये अ परत, ब परत और सौ परत को क्या कहा गया? तो इसको टॉप सॉइल कहा गया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सॉइल जो है ये यही है। टॉप सॉइल के बाद ये है सब सॉइल, और नीचे जो सौ परत है उसको सबस्ट्रेटम कहा गया। अर्थात ये जो विभिन्न प्रकार के पौधे जो हमें गहराई की काट दिखाई देगी, ये यहां तक ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा परत? ओ परत। अब कहेंगे हम लोग यहां एक बात जानने की जरूरत है कि जो हमारे पेड़ पौधे यहां उग रहे हैं इनकी जड़ें जो है, ये बात जानने की जरूरत है कि जो पेड़ पौधे देख रहे हैं, तो हम जो पेड़ पौधे देख रहे हैं उसको दो रूप में देखते हैं कि एक तो लंबे चौड़े बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं और एक छोटी झाड़ियां घास के रूप में दिखाई देती है। तो जो छोटी छोटी घास की झाड़ियां दिखाई देती है उनकी जड़ें इसी अ परत तक क्या रहती है?
नियंत्रित रहती है, ये इससे आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी परत, उनकी जड़ें कहां तक पहुंच जाती है? उनकी जड़ें इस भौ परत तक पहुंच जाती है और उसके नीचे इनकी जड़ें प्रवेश नहीं कर पाती। तो ओ और बौ परत जो है ये काफी काम का होता है। सौ परत जो है, यहां जो चट्टानें हैं वो अपक्षयी आधारित चट्टानें हो जाती है, जिसे रिगोलिथ, इसे एक भाषा में इसे रिगोलिथ भी कहा जाता है। तो यहां हमने मृदा संरचना को देखा। आइए इस मृदा संरचना को देखने के लिए इसके थोड़े से और डिटेल में हम लोग जाते हैं। तो यहां देख लीजिए कि ये जो अ परत है, जिसे हम यहां मृदा परिच्छेदिका के रूप में भी जानने का प्रयास करेंगे। ये मृदा संरचना ही को अगर और डिटेल में जाकर के देखते हैं तो ये मृदा परिच्छेदिका होती है। वैसे जानकारी के लिए हम लोग यहां जान लें कि ये जो संरचना है, ये संरचना जो है ये आपको हकीकत में दिखाई नहीं देगी। जैसे ही आप काटेंगे, मिट्टी के कण को काटेंगे, तो आपको ये अलग अलग सतह जो है आपको अलग अलग लेयर नहीं दिखाई देगी। ये हम लोग अध्ययन करने की दृष्टि से, सूक्ष्मता की दृष्टि से देखते हैं। वैसे ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि जो ओ संस्तर है, ये ओ संस्तर को A00 और A0 के नाम से जानने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें A00 जो है, यहां पर डायरेक्ट जो पत्ते गिरते हैं वो क्या होते हैं? वो अविघटित हुए रहते हैं। यहां पर ये अविघटित होते हैं। इनके जो पर्ण के ढेर हैं ये अविघटित हैं। इनके नीचे ये अर्ध विघटित होते हैं A0 में। तो ये संस्तर हो गया O। इसी जगह ह्यूमस बनता है, तो इसको कहते हैं ह्यूमसिफिकेशन। जी इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमसिफिकेशन। आगे आइए, इसके नीचे जब हम ए संस्तर में देखते हैं, जिसे टॉप स्वैल, जो कि सबसे ऊपर में पाया जाता है, तो इसको क्या कहा गया? टॉप स्वैल। तो ये 3 खंडों में विभाजित होता है, A1, A2 और A3। A1 में क्या होता है कि जो यहाँ ह्यूमस बना, यहाँ जो कुछ पत्ते गिरे, तो ये पत्ते यहाँ आकर पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं, पूर्ण विघटित हो जाते हैं A1 में। और A1 के बाद क्या होता है? जब ये पूरी तरह से विघटित हो जाएंगे तो ये ह्यूमस का कार्य कर लिए। तो यहाँ की जो ये A संस्तर में मृदा जो होती है ये काफी उपजाऊ होती है। और A2 के बाद क्या होगा? A1 का ही दूसरा हिस्सा क्या हो गया? A2, जैसा कि आप यहाँ बना हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे ये क्या होता है? नीचे की ओर जो ये घुले घुले चीज है ये जाने लगते हैं, जिस प्रक्रिया को कहा जाता है लीचिंग। तो एक टर्म आ जाता है कि लीचिंग क्या है। तो लीचिंग ये है कि ए संस्तर से जब उसके जीवों के अवशेष अर्थात जीवांश क्या होते हैं? नीचे की ओर जाने लगते हैं किसी भी चीज के सहायता से, और खासतौर से इसे पानी जो है वो सहायता पहुंचाता है, तो उस घटना को लीचिंग कहा जाता है। और उसके नीचे जो बीज क्षेत्र होता है वहां पर इसका जमाव हो जाता है। और सी क्षेत्र तो जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? ये जो मूल बेड रॉक थी, चट्टानें थी, ये क्या हुआ? यहाँ पर अपक्षयित हुई। तो यहाँ हम इस मृदा परिच्छेदिका को देख रहे हैं। तो मृदा संरचना से ही जुड़ा हुआ है हमारा मृदा परिच्छेदिका। दोनों हालांकि एक ही चीज है, लेकिन थोड़ी सी बारीकी है कि मृदा संरचना और मृदा परिच्छेदिका हम उसके अलग अलग स्तर को जानने का प्रयास करते हैं। वैसे यहाँ कुल मिलाकर हमें जानने की जरूरत है कि मृदा संरचना में क्या किया जाता है? तो मृदा के स्तर को, मृदा के संस्तर जिसे हम कहते हैं, उसको जानने का प्रयास किया जाता है। ये मृदा के संस्तर क्या है? तो जब किसी भी जगह के मृदा को हम क्या करते हैं? गहराई तक खोदते हैं या खोद कर उसका ढेला निकाल लेते हैं, तो वहां पर हमें उसके 4 संस्तर दिखाई देते हैं। किस रूप में? O, A, B और C। चूंकि D मूल रूप से है तो इसको भी हम लोग काउंट करें, लेकिन ये क्या है? मूल पैतृक चट्टानें हैं, तो ये तो हर जगह मिलेगा। अब जब मृदा की संरचना और परिच्छेदिका देख लेते हैं तो मृदा का एक टॉपिक आता है संगठन, कि मृदा का संगठन कैसे कैसे हुआ। तो मृदा में अगर मान लेते हैं हम किसी चीज में कोई चीज कितनी है? 100% उपलब्ध है। किसी जगह हम बात करें कि किसी चीज में किसी चीज की प्रतिशत कितनी है? 100। तो मृदा का जो संगठन हुआ है इसमें 100% में क्या क्या चीज मिला हुआ है? तो इसमें खनिज पदार्थ, देख लीजिए यहाँ क्या क्या छुपा हुआ है? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ कितना है? ये है 40 से 45%।
तो मृदा संगठन में क्या क्या आ गया, जो मृदा बना उसमें कौन कौन चीज कितनी मात्रा में है, खनिज पदार्थ कितनी मात्रा में है, 40 से 45%, ह्यूमस जिसको हम लोग क्या कहते हैं जीवांश, ये कितना है 5 से 10%, उसके बाद इसमें जल की मात्रा है 25% और वायु की मात्रा है 25%। इसको हम कहते हैं मृदा जल या मृदा वायु। तो कुल मिलाकर 4 कंपोनेंट्स हो गए संगठन में। किसकी भूमिका है, 4 चीजों की, खनिज पदार्थ कितना 40 से 45%, जीवों का अंश ह्यूमस जो पौधों से सरगल कर मिलता है ये कितने हो गए 5 से 10%, मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%। यहां मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं कि ह्यूमस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है बोर्ड के लेवल से, ह्यूमस या जीवांश क्या है। इसको अगर आप नोट करना चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसके आंसर को आप दे सकते हैं। फिलहाल आपके लिए एक होमवर्क है कि ह्यूमस या जीवांश क्या है। तो खनिज हमने देखा मृदा संगठन में खनिज पदार्थ 40 से 45%, जीवों के अंश ह्यूमस 5 से 10%, मृदा जल 25% और मृदा वायु 25%। इसे हम अगर एग्रीगेट करें तो ये 7% होता है। ये किसी मृदा के संगठन में पाए जाते हैं। वैसे मृदा में मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती है, क्या क्या, एक कार्बनिक पदार्थ, एक अकार्बनिक पदार्थ, अब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तो आप जानते होंगे, और एक चीज है अन्य, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सिर्फ 5% होती है, ये 45% तक होती है, और अन्य की मात्रा 50% तक होती है, जिसमें जीवों के अवशेष, मृदा का जल, वायु इत्यादि। तो एक डायग्राम आपको ये भी कहीं कहीं से ये प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बनिक की मात्रा, 1 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, और कार्बनिक की मात्रा कितनी होती है और अन्य चीजों का योग मृदा के संगठन में कितना होता है। तो ये हम लोग अभी देख रहे थे मृदा संरचना, संगठन और मृदा की परिच्छेदिका। अब आगे आइए, हम लोग जानते हैं मृदा के गुण। मृदा के गुण अगला हमारा है टॉपिक, मृदा का गुण। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं मृदा के गुण। मृदा का गुण क्या क्या है। तो मृदा के गुण को कई वर्गों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं, जिसमें मृदा का गठन, मृदा की बनावट, मृदा के रंग और उनके रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या कहा आपने, मृदा के गुण में हम लोग किसकी किसकी चर्चा करते हैं, तो मृदा का गठन कैसे हुआ, मृदा की बनावट कैसी है, मृदा का रंग कैसा है और उसके रासायनिक गुण कैसे कैसे हैं। तो आइए देखिए, गठन, गठन का मतलब होता है उसका बनावट। हम देख रहे हैं कि गठन में वो मृदा हमें कैसे देखने को मिलती है, किस किस तरह की मृदा देखने को मिलती है, ये भी मृदा का एक गुण है। तो हम मृदा को अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में देखते हैं कि कहीं की मृदा हमें किस रूप में दिखाई देती है, कहीं की मृदा हमें बलुई रूप में दिखाई देती है, कहीं मृदा हमें ढेला के रूप में दिखाई देता है, कहीं मृदा हमें कंकर के रूप में दिखाई देता है, कहीं बजरी के रूप में दिखाई देता है, और कहीं की मृदा जो होती है वो भुरभुरी होती है। ये भुरभुरी मृदा आपको कहां दिखाई देगी, तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे या कहीं भी शहरों में भी आपको देखने को मिलता होगा, जहां चूहे या बिल वाले जो जीव जगत के जंतु हैं वो जो बिल में रहते हैं, तो वो बिल बनाने के दौरान क्या करते हैं कि वो मिट्टी को अंदर से बाहर की ओर ला करके एक टीले जैसा बना देते हैं। वहां के मृदा का जो गुण है वो भुरभुरी दिखाई देती है। कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र के जो मृदा होती है वो काफी कठोर होती है, ईंट बनाने का जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो इस तरह के, तो वहां जो है वहां की मृदा का गठन जो है वो ढेला के रूप में दिखाई देता है। तो ये मृदा का गठन है। मृदा की बनावट, मृदा की बनावट भी जो है वो अलग अलग प्रकृति की होती है। कहीं की मृदा जो है वो बलुई प्रकार की होती है, कहीं की मृदा दोमट होती है, कहीं की मृदा में मृत्तिका का ज्यादा होता है महत्व, तो वो सिल्ट उसमें ज्यादा होता है। फिर मृदा का रंग, मृदा का रंग भी मृदा के गुण को दर्शाता है, और ये रंग जो है वो किससे आता है, तो ये रंग जो है वो जीवांश की उपलब्धता से आता है। जीवांश की मात्रा जितनी होगी वो क्या होगा, उसके रंग को उतना प्रभावित करेगा। फिर धातु एवं अधातु के जो ऑक्साइड हैं ये भी मृदा के रंग को प्रभावित करता है।
और इस रंग के आधार पर हम लोग आगे देखेंगे, जब मृदा का वर्गीकरण करेंगे तो रंग के आधार पर भी मृदा कई रूपों में बढ़ जाती है, जैसे लाल मृदा, पीली मृदा, काली मृदा इत्यादि। तो ये रंग के आधार पर, तो मृदा का एक बहुत बड़ा जो उसका गुण है वो उसका रंग भी है। और ये रंग उसमें कहां से प्राप्त होता है, तो रंग जो है वो धातु और धातु के जो ऑक्साइड है उससे आता है, और जो उसमें मौजूद जीवांश है उससे भी आता है। तो यहां हमने देखा, अब जो मृदा के गुण में सबसे महत्वपूर्ण है वो है उसके रासायनिक गुण। वो क्या है, उसके रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण के लिए हमने यहां पर आपको एक सूची जारी की है, आप यहां देखिए। रासायनिक गुण में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उसका पीएच मान। अगर आप पीएच मान को ज्यादा डिटेल्स में जानने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसे देख सकते हैं कि पीएच मान क्या होता है। तो आइए हम सिर्फ पीएच मान से देखते हैं कि मृदा का आदर्श पीएच मान जो होता है, जो किसी भी पेड़ पौधों के उगने के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आदर्श पीएच मान मृदा का होता है 6.0 से 7.5 के बीच। ये आदर्श स्थिति है पीएच मान की, जो किसी भी प्रकार के पौधों को उगने में मदद करती है। और इस पीएच मान के आधार पर मृदा को 3 वर्ग में बांट दिया गया है। मान लेते हैं कि यह क्या है, एक पीएच स्केल है। स्केल जैसा हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं स्केल, उस स्केल पर 7 का अंक अंकित है। तो जब 7 पीएच स्केल पर वैल्यू कितनी है, 7, तो उस मृदा की प्रकृति क्या हो जाएगी, वो मृदा हो जाएगी उदासीन। और जब उदासीन होगी तो वो क्या होगा, वो किसी का ज्यादा हमें क्या करेगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये उदासीन मृदा होगी। अब या तो मान बढ़ेगा या मान घटेगा। तो जब मान लेते हैं कि पीएच मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 7.0 है, तो ये बढ़ेगा। अगर 7.1 भी हो गया या 8 हो गया, 9 हो गया, ये इत्यादि, तो यहां इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, यहां इसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। समझ लीजिए यहां कि जब अम्ल क्षार का तो आप परिभाषा जानते ही हैं, तो वहां से भी आप इसको जोड़ सकते हैं कि जब मृदा में पीएच वैल्यू कितना हो गया उसका 7 से अधिक, तो उस मृदा की प्रकृति क्या हो जाएगी, उस मृदा की प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। और जब मृदा की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी तो ये किस कारण ये आया, उस मृदा में कोई तत्व की कौन सी चीज की मात्रा अधिक हो गई जिसके कारण वो मृदा क्या हो गया, वो क्षारीय गुण अपने आप में ले लिया। तो यहां धातु के ऑक्साइड, धातु तो आप जानते हैं, विभिन्न प्रकार के धातुओं का आप नाम ले सकते हैं, उन धातुओं के जो ऑक्साइड हैं, आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि फेरस। फेरस क्या है आप जानते हैं, फेरस एक धातु है ना। तो फेरस के ऑक्साइड जिसके कारण क्या होता है, फेरस के ऑक्साइड के कारण किस मृदा का निर्माण होता है बताइए, फेरस के ऑक्साइड के कारण लाल मृदा जो होती है उसका निर्माण होता है। तो यहां उसके कारण क्या हो गया ये। अब इसको दूर करने के लिए, क्षारीय मृदा के गुण को दूर करने के लिए इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम। जब जिप्सम का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो इसकी क्षारीयता क्या होगी, कम होगी। और मैं आपको बता दूं कि भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर इस प्रकार की मृदा की अधिकता है। ये आपका एक जगह का प्रश्न भी बन जाएगा और ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना भी बनती है कि क्षारीय मृदा जो है वो भारत में कहां सबसे अधिक पाया जाता है। तो क्षारीय मृदा सबसे ज्यादा जो है यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में सबसे पाया जाता है। और क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक। अब दूसरा जो है, यदि उसके पीएच का मान 7.0 से क्या हो गया, घटने लग जाए, नीचे डिक्रीज कर जाए, तो वो मृदा कैसा गुण ले लेगा, वो मृदा अम्लीय गुण ले लेगा। कैसा गुण ले लेगा, अम्लीय गुण। और ये अम्लीय गुण लाने का कारण क्या हो गया, उसमें अधातु के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि। तो ये किसके कारण, अधातु के ऑक्साइड के कारण उसमें कौन सा गुण आ गया, अम्लीय गुण। और इसके सुधार हेतु अम्लीय गुण को दूर करने के लिए उस मृदा में किस चीज, कौन सा पोषक तत्व दिया जाएगा, तो उस मृदा में चूना की मात्रा जो होगी वो बढ़ानी होगी। तो जब चूना की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो कृषि के लायक बनने लगेगा। इस तरह की मृदा जो है किसके लिए उपयुक्त है, तो अम्लीय मृदा जो है वो खास तौर से चाय बागानों के लिए, किसके लिए,
चाय बागानों के लिए ये ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और इस तरह की मृदा, अब चाय का खेती कहाँ कहाँ होता है तो ये जान सकते हैं, क्योंकि कृषि के सेक्टर में आपको चाय के बारे में भी जानना होगा। चाय का वितरण कहाँ कहाँ है तो चाय हम लोग जान सकते हैं कि असम तो बहुत ज्यादा दिनों से असम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, उसके बाद दक्षिण भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ चाय की खेती होती है। तो वैसे क्षेत्रों में अम्लीयता की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जहाँ चाय की खेती की जाती है। अब एक इसी में एक और गुण आता है मृदा का, जो लवणीय गुण है। इस तरह की लवणीय मृदा वाला गुण जो है वो समुद्र तट के क्षेत्र में जितने हमारे भूभाग है, जो मृदा है वो कौन सा गुण ले लेता है, लवणीय। तो गुजरात, कुछ हद तक राजस्थान का क्षेत्र, ये जो है ये लवणीय मृदा का क्षेत्र हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं किसका, मृदा का गुण। अब आइए हम लोग देखते हैं मृदा के प्रकार। अब जो हमारा टॉपिक है ये है मृदा का प्रकार। मृदा के प्रकार को हमारे सिलेबस में 3 भागों से वर्गीकृत किया गया है। यानी जो मृदा का वर्गीकरण है वो कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। किसके किसके आधार पर, तो उसके आधार है, पहला है भौतिक गुण। भौतिक गुण के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया है, बलुई मृदा, चिकनी मृदा और दोमट मृदा। इसको हम स्थानीय भाषा में मिट्टी भी कहते हैं। तो बलुई मिट्टी, मृदा से अच्छा मिट्टी ही कहने में लगता है, तो बलुई मिट्टी कहें, चिकनी मिट्टी कहें और दोमट मिट्टी कहें। अब इसकी विशेषता क्या है कि बलुई मिट्टी जो है ये हमारे यहाँ कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है। बलुई मिट्टी क्योंकि इसमें 50% से अधिक जल सोखने की क्षमता होती है, तो ये कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगा। दूसरा है चिकनी मिट्टी, ये 50% तक अंश जो है जल का वो क्या करती है, अपने यहाँ धारण करके रखती है, लेकिन ये थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो ये यहाँ भी ज्यादा कृषि कार्य नहीं होता है। तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त कृषि के लिए है भौतिक गुण के आधार पर, वो है दोमट मृदा, जिसमें बलुई और चिकनी दोनों की लगभग बराबर बराबर मात्रा होती है, तो ये कहलाती है दोमट मृदा। ये हमारे यहाँ कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो वो है दोमट मृदा। इसके बाद जो मृदा का वर्गीकरण है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति अर्थात प्राप्ति के आधार पर। तो प्राप्ति के आधार पर मृदा को 2 भागों में बांट दिया गया है, स्थानबद्ध मृदा जिसे हम अवशिष्ट मृदा भी कहते हैं, और दूसरा वाहित या स्थानांतरित मृदा। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्थानबद्ध मृदा, स्थानबद्ध का मतलब क्या हो गया कि वो एक जगह स्थान पर क्या है, फिक्स है। तो ये कैसे होगा, स्थानबद्ध मृदा क्या होगा, तो उस मृदा का निर्माण जो हुआ है वो उसी क्षेत्र में हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, स्थानबद्ध मृदा। अब ये स्थानबद्ध मृदा उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि हमारे भारत की बात करते हैं तो भारत में छोटा नागपुर, झारखंड बिहार की पूर्वी सीमा से लगा हुआ एक क्षेत्र है छोटा नागपुर, जो पहाड़ी भी है, छोटा नागपुर की पहाड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर की पहाड़ी में, ये हम लोग स्थानबद्ध मृदा की बात कर रहे हैं, छोटा नागपुर की पहाड़ी में जो कुछ चट्टानों के अवशेष है, जिसमें ग्रेनाइट चट्टान, उसके बाद नाइस चट्टान इत्यादि का नाम आता है, इस ग्रेनाइट और नाइस से लाल मृदा का निर्माण होता है। ये किसका उदाहरण है, स्थानबद्ध का। तो हम लोग यहाँ जान गए कि छोटा नागपुर के आसपास स्थानबद्ध मृदा के रूप में कौन सी मृदा है, ग्रेनाइट और नाइस से बनी लाल मृदा। उसके बाद स्थानबद्ध मृदा का ही उदाहरण है काली मृदा। स्थानबद्ध मृदा का ही उदाहरण है काली मृदा, जो दक्षिण भारत में, कहां, दक्षिण भारत में जाती है, और दक्षिण भारत में पाए जाने का उसका मुख्य कारण क्या है, बेसाल्ट चट्टान। तो यहां पर एक प्रश्न आपका ये भी बन जाएगा कि बेसाल्ट चट्टान से किस मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का। ग्रेनाइट और नाइस चट्टान से किस मृदा का निर्माण होता है, लाल मृदा का। और ये दोनों मृदा किस प्रकार, किसका उदाहरण है, ये स्थानबद्ध मृदा का उदाहरण है, जिसे हम अवशिष्ट मृदा भी कहते हैं। ये किसके आधार पर, तो मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात वो कहां से प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर। तो यहां हमने पहला रूप देख लिया। अब दूसरा है वाहित मृदा। उत्पत्ति के आधार पर, वाहित का मतलब हो गया कि बहा कर लाया गया, इसलिए इसका दूसरा नाम स्थानांतरित मृदा भी हो गया। और ये बहाने का काम या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन कर सकता है, तो ये कर सकता है जल।
जल मतलब नदी, दूसरा हिम नदी और तीसरा पवन। तो ये तीनों मुख्य रूप से भूमिका निभाती है स्थानांतरित मृदा के लिए या वाहित मृदा के लिए। और इसमें जल से जो बन गया वो जलोढ़ मृदा, हिम नदी से बन गया हिमानी मृदा और पवन से बन गया लोएस मृदा। तो ये हम लोगों ने मृदा के प्रकार पर देखा कि मृदा का जो प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर वो दो रूप में आ गया, स्थानबद्ध और वाहित। अब जो मृदा का तीसरा वर्गीकरण है वो है रंग के आधार पर। मृदा का तीसरा वर्गीकरण किसके आधार पर? रंग के आधार पर। तो रंग के आधार पर देख लीजिए कौन कौन सी मृदा का नाम आप जानते हैं। तो रंग के आधार पर हम लोग जानते हैं लाल मृदा, पीली मृदा, काली मृदा और भूरी मृदा। इन मृदा को डिटेल से समझने के लिए हम लोग मृदा का जो वर्गीकरण है और मृदा के वर्गीकरण में खासतौर से भारतीय मिट्टियां, अभी समय तो ज्यादा हो चुका है और आप लोग लगता है बुक भी चुके होंगे, तो इसको हम लोग अगले पार्ट में रख देते हैं कि भारतीय मिट्टियां। यहां हमारा एक स्पेशल क्लास होगा कि भारतीय मिट्टियां, जहां पर हम इनको रंगों के आधार पर कई सारे वर्गों के आधार पर बांटेंगे। और यहां बांटने का, भारतीय मिट्टियों को बांटने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया है वो ICAR के द्वारा किया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके द्वारा भारतीय मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा गया है। इसको हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक आपके लिए होमवर्क के रूप में हम देना चाहते हैं कि हमने अभी जो देखा इसमें आप स्थानबद्ध, ये कई बार बोर्ड में प्रश्न भी पूछा गया है कि स्थानबद्ध एवं वाहित मृदा में क्या अंतर है। स्थानबद्ध, आप इसे नोट कर लें, स्थानबद्ध एवं वाहित मृदा में क्या अंतर है, इसको आप स्पष्ट करने का प्रयास करें। वैसे इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे नोट कर सकते हैं। तब तक आप इस पर प्रयास कीजिए। धन्यवाद।